मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज शुरू कर रहा हूं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, और इस चैप्टर का आज डे 1 है। ऑल्टरनेटिंग करंट नॉर्मली बच्चे बहुत टफ मानते हैं, लेकिन अगर आप जिस मेथड के तहत हम आपको पढ़ाएंगे, जिस सीक्वेंस में हम आपको पढ़ाएंगे, अगर उस सीक्वेंस को आपने फॉलो किया तो फिर ऑल्टरनेटिंग करंट आपको बहुत ही आसान महसूस कराएगा। आप कंसिस्टेंसी क्लास को अटेंड करते रहें और हर क्लास का रिवीजन करते रहें, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट को मैंने 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। इसके पहले टॉपिक का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये पहला टॉपिक है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। यहां ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, यहां हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। 2 तरह का सर्किट होगा, एक प्राइमरी सर्किट कहलाएगा और दूसरा आपको सेकेंडरी सर्किट कहलाएगा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद रेजोनेंस सर्किट के बारे में बात करेंगे। 2 तरह का रेजोनेंस सर्किट होगा, सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। उसके बाद पावर इन एसी सर्किट, ये बात करेंगे। और लास्ट में 2 इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है ट्रांसफार्मर और दूसरे का नाम है एसी जनरेटर। ये टॉपिक अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको शुरुआत करने वाले हैं पहले टॉपिक से, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो आइए ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर हम लोग प्रोडक्शन जान जाएंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हम लोग उसका नेचर जान जाएंगे, और जब नेचर जान जाएंगे तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता क्या है। फिर से बता रहे हैं, हम लोगों को समझना है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में। तो पहले हम लोग समझेंगे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। उस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। हम लोग इस डायग्राम के जरिए पहले कैलकुलेट करेंगे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के वैल्यू को, फिर उस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के वैल्यू से हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोग ये समझ पाएंगे कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं इसी को जानने के लिए। ये अपने पास एक फ्रेम है और इस फ्रेम को कहा जाता है रेक्टेंगुलर फ्रेम। इस फ्रेम पर कंडक्टिंग वायर कोटेड विद इंसुलेटिंग मटेरियल, इसके कई एक टर्न लगा दिए गए हैं। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे कॉइल। रेक्टेंगुलर फ्रेम पर कंडक्टिंग वायर कोटेड विद इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया गया, इसको कॉइल कहेंगे। इस कॉइल को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा है। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को इस तरीके से रखा गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस कॉइल के बारे में। यहां पर आप देखेंगे ये मैग्नेट का, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। यहां पर किसी मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, और इस तरफ आ जाएंगे तो इस तरफ इसी मैग्नेट का साउथ पोल है। ये हॉर्सशू मैग्नेट होता है। हॉर्सशू मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और इस तरफ हॉर्सशू मैग्नेट का साउथ पोल है। इस तरह से आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करेगा। तो ये भी आपको दिखाया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो सामने वाला एरिया दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है और इसे ए से लिखा जाता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल है, और एन इस कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। टोटल इस तरह से जो हम लोगों ने लपेटा राउंड किया है वो एन है, और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में लगातार इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, और इसके रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है।
तो आइए हम लोग नोट करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम की सबसे पहली चीज जो उसका नाम है ए जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल कहलाता है। दूसरा है कैपिटल एन, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल है। उसके बाद ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल है और ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। फाई, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है। और थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और नॉर्मल के बीच ये एंगल थीटा है। आइए आगे समझते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन टर्न ऑफ कॉइल। हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट ये मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। तो बी डॉट ए ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये वन टर्न से है। अगर 5 टर्न्स होता तो 5 इंटू बी डॉट ए, 10 टर्न्स होगा तो 10 इंटू बी डॉट ए, 100 टर्न्स होगा तो 100 इंटू बी डॉट ए। यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसका मतलब हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स n इंटू बी डॉट ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल ये 5 एन बी डॉट ई। अब आप इस बी डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट ए ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ा है कि थीटा बाई टी ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है और इसे ओमेगा से लिखा जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी। तो यहां दिखाया है थीटा बाई टी इज इक्वल टू ओमेगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इस थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस कर दिया है, तो ये हम लोगों को मिल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी टाइम टी थ्रू द कॉइल। अब आप यहां पर देखेंगे n जो कि नंबर ऑफ टर्न्स ये कांस्टेंट है, b मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये कांस्टेंट है, a एरिया है, एंगुलर वेलोसिटी ये भी यूनिफॉर्म है। मतलब सारे के सारे टर्म कांस्टेंट, सिर्फ टाइम चेंज करेगा। जब टाइम चेंज करेगा तो टाइम के चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स फाई में चेंज होगा। बात समझ रहे हैं? अगर टाइम चेंज करेगा तो cos ओमेगा टी चेंज करेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ डेवलप होता है। तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण कॉइल में ईएमएफ डेवलप होगा। ये है ई इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। ये इस ईएमएफ को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस जब कहा जाएगा इसका मतलब कि एक गिवन टाइम पर जो ईएमएफ का वैल्यू होगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा। तो ई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है। फैराडेज के सेकंड लॉ में आपने पढ़ा है कि इंड्यूस ईएमएफ ये बराबर होता है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। इंड्यूस ईएमएफ दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग फैराडेज का सेकंड लॉ यूज करेंगे। तो फैराडेज के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एन बी ए कॉस ओमेगा टी बाई डी टी। एन बी ए कॉस ओमेगा टी ये कांस्टेंट है, सॉरी एन बी ए ये कांस्टेंट है। फिर से बोल रहे हैं E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। यहां फाई का वैल्यू पुट कर दिया है। अभी आपने फाई का वैल्यू कैलकुलेट किया था, ये आया था एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यहां पर हम लोगों ने फाई के बदले में एन बी ए कॉस ओमेगा टी पुट कर दिया। अब आप जान रहे हैं एन बी ए ये कांस्टेंट है और जो चीज कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशियल साइन के बाहर आ जाता है। तो एन बी ए को मैंने बाहर कर दिया है। अब डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी का। आप जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस ए एक्स का माइनस ए साइन ए एक्स। तो ये कॉस ओमेगा टी है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आप देखेंगे यहां पर माइनस और यहां भी माइनस, माइनस इंटू माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा एन बी ए साइन ओमेगा टी, सॉरी
एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस बात पर डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर, एरिया पर, एंगुलर वेलोसिटी पर और साइन ओमेगा टी पर। लेकिन एक गिवन कॉइल के लिए ये पूरा का पूरा टर्म, एक गिवन कॉइल के लिए ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा साइन ओमेगा टी पर। अगर साइन ओमेगा टी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, साइन का मिनिमम वैल्यू -1 और साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 1 होता है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो जब 90 का एंगल लिखते हैं तो साइन का वैल्यू 1 आता है और ये साइन का मैक्सिमम वैल्यू है। तो ई मैक्सिमम होगा अगर साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा। अगर साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा, ई मैक्सिमम होगा अगर साइन ओमेगा टी 1 हो जाए। तो अगर साइन ओमेगा टी 1 होगा तो ई का वैल्यू क्या होगा ये देख ले। तो E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा इनटू साइन के बदले में 1 पुट कर देंगे, ये आपको आ जाएगा एन बी ए ओमेगा। तो चूंकि साइन मैक्सिमम है इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन में ये एन बी ए ओमेगा ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसे ई नॉट से लिखा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई नॉट से। तो एन बी ए ओमेगा इसके बदले में ई नॉट यूज किया जा सकता है। तो आइए अगर हम लोग एन बी ए ओमेगा के बदले ई नॉट यूज करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए एन बी ओमेगा ये ई नॉट है, वेयर ई नॉट इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एन बी ए के बदले में आपने ई नॉट पुट किया है तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए यही एक्सप्रेशन होता है। इसमें दो वैल्यू है। ये जो आप बोलेंगे ई नॉट ये पीक वैल्यू कहलाता है, मैक्सिमम वैल्यू, और ई ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब ये वाला जो वैल्यू है किसी टाइम टी पर है और ये वाला जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। किसी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये टाइम के साथ चेंज करता है। अलग अलग टाइम में, किसी टाइम में ये 0 भी हो जाएगा, किसी टाइम में नेगेटिव भी होगा और किसी टाइम में मैक्सिमम भी होगा। तो ये वैल्यू लगातार चेंज करेगा, लेकिन ये वाला वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ये फिक्स्ड होता है। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। अब हम लोग ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये टाइम के साथ चेंज करेगा। तो इस ईएमएफ ये पीक वैल्यू ये चेंज नहीं करता है। इस ईएमएफ और इस टाइम के बीच क्या रिलेशन होगा इसका हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। ईएमएफ और टाइम के बीच क्या रिलेशन होगा तो हम लोग इसका एक ग्राफ बनाएंगे। आइए समझते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ये अपने पास रेक्टेंगुलर कॉइल था और ये इस तरीके से रखा हुआ था। ये कॉइल पर नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। कॉइल पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में जाएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। अब अगर हम लोग इस कॉइल को धीरे धीरे घुमाएं तो थीटा का वैल्यू कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। इस कॉइल पर जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड ये एक ही डायरेक्शन में जाए। इस केस में नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहा तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझ गए? अगर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू 0। जब ये कॉइल पूरी तरह से एक बार रोटेट कर जाएगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री। वन रोटेशन में 360 का एंगल बनता है। 360 का मतलब होता है 2 पाई। अगर ये कॉइल सिर्फ आधा रोटेट करता है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 यानी पाई। अगर ये कॉइल क्वार्टर रोटेट करता है
तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लोग 4 एंगल को देखेंगे। पहला 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और उसके बाद 360 डिग्री। मतलब 0 पर, π/2 पर, पाई पर, 3π/4 पर और 2π पर इस वक्त इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है ये जानेंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि 0 डिग्री कब होगा, π/2 डिग्री, π/2 रेडियन कब होगा, 2π रेडियन कब होगा, 3π/4 कब होगा और 2π कब होगा। अगर कॉइल इस तरीके से है और ये रोटेट कर रहा है, तो अगर ये एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कहा जाता है। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, मान लिया जाए कि इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड में ये कंप्लीट रोटेशन देगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, अगर आपसे बोला जाए 2 सेकंड में कितना रोटेट करेगा, तो 2 सेकंड में ये आधा रोटेट करेगा। 1 सेकंड में कितना रोटेट करेगा, तो 1 सेकंड में एक क्वार्टर रोटेट करेगा। तो अगर टाइम पीरियड 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड में एक कंप्लीट रोटेशन, 2 सेकंड में आधा रोटेशन और 1 सेकंड में क्वार्टर रोटेशन होगा। अगर टाइम पीरियड टी रहा, तो टी टाइम में कंप्लीट रोटेशन, t/2 में आधा रोटेशन, t/4 में क्वार्टर रोटेशन और t = 0 में कोई रोटेशन नहीं। तो जब क्वार्टर रोटेशन होगा, इस तरह से है, जब क्वार्टर रोटेशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा और नॉर्मल इधर हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। जब हाफ रोटेशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और नॉर्मल इधर, तो ये आपको 2π हो जाएगा। जब 3 क्वार्टर होगा तो फिर आपको जो है 3π/4 हो जाएगा। और जब टोटल टाइम t होगा तो ये आपको टोटल 2π रोटेशन होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग रोटेशन के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आइए, हम लोगों ने यहां पर टाइम लिया है, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। इक्वेशन हमारे लिए E = E0 sin ωt। इसे आप लिख सकते हैं E0 sin ओमेगा के बदले लिखेंगे 2π/t। ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t। आइए हम लोग इधर लिखते हैं E = E0 sin ωt। ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t इंटू स्मॉल t। अब अगर हम लोगों ने टाइम का वैल्यू 0 ले लिया, टाइम का वैल्यू 0 ले लिया, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो टाइम 0 ले लिया तो ओमेगा टी के लिए जो टर्म था वो 0 हो जाएगा। अगर ओमेगा टी 0 हो जाएगा तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होता है तो साइन 0 0, तो E0 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, तो E 0 हो जाएगा। मतलब साइन ओमेगा टी का वैल्यू 0 और E का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब अगर हम लोग टाइम का वैल्यू t/4 लेते हैं, इसको हटा करके हम लोग लिखेंगे t/4। जब t/4 लेंगे तो ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4 कैंसिल हो जाएगा, ये π/2 आ जाएगा। तो t/4 लेने पर ओमेगा t का वैल्यू π/4 हो जाएगा। और साइन π/4 मतलब साइन 90, आप जानते हैं साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो उस केस में आपको जो है, अगर ये 1 हो जाएगा तो E का वैल्यू E0 आ जाएगा। अगर ये वाला एंगल π/2 आ जाए तो साइन 90 होगा और साइन 91 होता है तो E का वैल्यू E0 हो जाएगा। तो t/4 पर E का वैल्यू E0। अब हम लोग t का वैल्यू t/2 ले रहे हैं, मतलब हाफ रोटेशन हो गया है। t का वैल्यू t/2 ले रहे हैं, मतलब आधा रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। तो साइन 2π/t इंटू t/2, t/2 टाइम में हाफ रोटेशन होगा, तो t और t कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, तो साइन पाई आ जाएगा। ये पाई आ गया, ओमेगा टी का वैल्यू पाई आ जाएगा और साइन पाई का वैल्यू फिर 0 होता है, तो ईएमएफ का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब अगर हम लोगों ने टाइम को 3t/4 लिया तो ये आपको 3π/4 आता है। एक बार करके देख लेते हैं। अगर हम लोगों ने E0 sin 2π/t
इनटू टाइम का वैल्यू ले रहे हैं 3t/4, तो t और t कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, t और t कैंसिल हो जाएगा, 3π/2 आ जाएगा, ये 3π/2 आ जाएगा। और 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू -1 आता है, तो ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा -E0। अब अगर t का वैल्यू आप 2π ले लेते हैं, मतलब कंप्लीट रोटेशन, तो यहां पर आप 2π पुट करेंगे, E0 साइन 2π/t इंटू t का वैल्यू हम लोग t ले रहे हैं, t कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा साइन 2π, और साइन 2π का वैल्यू 0 होता है जब साइन 2π का वैल्यू। तो इस तरह से आपने देख लिया कि t = 0 पर e का वैल्यू 0, t/4 पर e का वैल्यू E0, t/2 पर e का वैल्यू 0, फिर -E0, फिर 0। इसी तरह से आपको इसी सीक्वेंस में आएगा 0 E0 0 -E0 फिर 0, फिर अगर आप जाएंगे तो फिर E0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर -E0 आएगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे इसी सीक्वेंस में आपको ईएमएफ चेंज करेगा। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए टाइम को x एक्सिस पर लेंगे और ईएमएफ को y एक्सिस पर लेंगे। तो आइए हम लोग ग्राफ बना करके देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ईएमएफ को x एक्सिस पर, सॉरी टाइम को x एक्सिस पर और ईएमएफ को y एक्सिस पर लेंगे। तो आइए हम लोग पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये आपको y एक्सिस है और y एक्सिस पर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको आप E से लिखते हैं। और x एक्सिस पर हम लोग टाइम लेंगे। तो आपने देखा पहले 0 टाइम था, फिर आपको टाइम t/4 आया, फिर आपको टाइम t/2 आया, फिर टाइम 3t/4 आया, फिर टाइम t आया। ईएमएफ का वैल्यू ये E0 है और यहां पर ईएमएफ का वैल्यू -E0 है, क्योंकि ईएमएफ का दोनों वैल्यू आया था, +E0 भी आया था और -E0 भी। अब आप देखेंगे t = 0 पर, t = 0 पर ईएमएफ का वैल्यू 0 था, t = t/4 पर ईएमएफ का वैल्यू E0 था, t = t/2 पर ईएमएफ का वैल्यू 0 था, फिर t = 3t/4 पर अगेन ईएमएफ 0, और फिर सॉरी ईएमएफ मैक्सिमम था लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में था, और t = t पर ईएमएफ ये था। अब आप इसको मिला दें तो इस तरह का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ है, इस ग्राफ को साइन का ग्राफ करें, ये साइनोसॉइडल ग्राफ कहलाता है। अब आप देखेंगे यहां से, तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक ईएमएफ 0 था, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ ईएमएफ इंक्रीज कर गया, और ये ईएमएफ t/4 पर जाकर मैक्सिमम हो गया। अब आप फिर और टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो ईएमएफ का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और ये डिक्रीज करते करते इतना डिक्रीज हो गया कि इसका वैल्यू 0 हो गया, t/2 पर इसका वैल्यू 0 हो गया। फिर टाइम इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ये ईएमएफ रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, मतलब पहले अगर ईएमएफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था तो अब ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करते करते फिर ये मैक्सिमम हो गया, और फिर ये मैक्सिमम होने के बाद यहां से फिर ये डिक्रीज करेगा और फिर जाकर के 0 हो जाएगा। फिर और टाइम पास होने देंगे तो ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा, ईएमएफ फिर घटता रहेगा। तो आप देखेंगे एक साइकिल, ये जो आप देख रहे हैं इसे वन कंप्लीट साइकिल कहा जाता है। ये एक कंप्लीट साइकिल है, आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो ये एक कंप्लीट साइकिल है। इस साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है इसे टाइम पीरियड ऑफ साइकिल कहते हैं, या फुल साइकिल टाइम कहा जाता है। एक कंप्लीट साइकिल बना है तो इसको फुल साइकिल टाइम कहेंगे। अगर ये यहां से यहां तक का टाइम फुल साइकिल टाइम है तो ये हाफ साइकिल टाइम है। तो यहां से यहां तक t/2 ये हाफ साइकिल है, फिर ये दूसरा हाफ साइकिल है, 2 हाफ साइकिल हो गया। यहां से यहां की बात करेंगे तो कंप्लीट फुल साइकिल हो गया, लेकिन यहां से यहां की बात करेंगे तो फर्स्ट हाफ साइकिल हुआ, और यहां से यहां की बात करेंगे तो ये सेकंड हाफ साइकिल हुआ। तो फर्स्ट हाफ साइकिल टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और दूसरे हाफ साइकिल के टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है।
अब आप देखेंगे ये करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिवर्स कर ले रहा है, और दोनों रिवर्स कर रहा है पीरियोडिकली, मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, और ये कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करता जाता है, कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। ये ईएमएफ हाफ साइकिल टाइम के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दूसरे हाफ साइकिल टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे ईएमएफ को कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। एन ईएमएफ दैट रिवर्सेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसा ईएमएफ जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, इस ईएमएफ को कहा जाता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये वाला जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है ये साइनोसॉइडल ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहलाता है। और इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, ये फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन में दो ठो वैल्यू दिया हुआ है, ई नॉट ये पीक वैल्यू है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, पीक वैल्यू घटता बढ़ता नहीं है, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है, ये टाइम के साथ चेंज करेगा। तो ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में था। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।